हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राग मालकोंस का शास्त्रीय परिचय करेंगे। पहले दो मैंने जो वीडियोस डाली हैं वो आप लोगों के लिए तालों से रिलेटेड थी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज हम राग मालकोंस का शास्त्रीय परिचय करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी राग उसकी उत्पत्ति थाट से होती है। और थाट क्या होता है? 7 स्वरों का क्रमानुसार समूह होता है जिसमें शुद्ध और कोमल यानी कि शुद्ध और विकृत दोनों प्रकार के स्वर होते हैं और जिससे राग की उत्पत्ति होती है। तो राग मालकोंस का जो थाट है वो भैरवी है, यानी कि राग मालकोंस की उत्पत्ति थाट भैरवी से हुई है। अब अगर किसी राग की उत्पत्ति जिस भी थाट से हुई है तो उस राग के स्वर उस थाट से रिलेटेड होंगे ही होंगे, यानी कि कुछ लगभग उस जैसे ही होंगे क्योंकि उसी थाट से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो राग मालकोंस के जो स्वर हैं उसमें ग ध स्वर कोमल लगते हैं और रे और प स्वर उसमें वर्जित हैं, जबकि जो भैरवी थाट है उसमें 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। तो रे ग ध नि ये स्वर कोमल लगते हैं और राग मालकोंस में ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं और रे और प स्वर नहीं लगते। वर्जित का मतलब नहीं लगते स्वर। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि राग मालकोंस में सिर्फ 5 स्वर लगते हैं, सा ग म ध नि, और रे और प स्वर वर्जित हैं, इसलिए आरोह अवरोह दोनों में ही 5-5 स्वर लगते हैं। तो फिर हम आते हैं जाति पे। अब मैंने पहले जाति इसीलिए ली है कि पहले आप लोगों को मैंने स्वरों के बारे में बताया है कि राग मालकोंस में कितने स्वर लगते हैं और कौन कौन से स्वर नहीं लगते। तो इसलिए फिर हम जाति पे आते हैं। जाति का मतलब होता है कि किसी राग के आरोह अवरोह में कितने कितने स्वर लग रहे हैं। तो राग मालकोंस के आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वर लगते हैं। रे और पा पूर्ण रूप से वर्जित हैं आरोह अवरोह दोनों में, अतः इस राग की जाति हो गई ओढ़व ओढ़व। अगर आप लोगों को नहीं पता कि जाति कैसे डिसाइड की जाती है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर किसी राग के आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर लगते हैं, 7-7 यानी कि 7 आरोह में और 7 अवरोह में, तो जाति होगी संपूर्ण संपूर्ण। और अगर 6-6 स्वर लगते हैं आरोह अवरोह दोनों में तो जाति होगी शाड़व शाड़व यानी कि 6-6 स्वर। और अगर 5-5 स्वर लगते हैं तो जाति होगी ओढ़व ओढ़व यानी कि 7-7 संपूर्ण संपूर्ण, 6-6 शाड़व शाड़व और 5-5 ओढ़व ओढ़व। अब अगर किसी राग के आरोह में फॉर एग्जाम्पल 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 लगते हैं तो जाति हो गई ओढ़व संपूर्ण। और अगर किसी राग के आरोह में 7 लग रहे हैं, अवरोह में 5 लग रहे हैं तो जाति होगी संपूर्ण ओढ़व। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोगों को जाति डिसाइड करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हम। अब है आपका वादी और संवादी। वादी और संवादी, ये वादी संवादी स्वर क्या होते हैं? जो स्वर किसी राग में बार बार प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो स्वर उस राग का वादी स्वर कहलाता है। और संवादी, वादी के अतिरिक्त यानी कि दूसरे नंबर पे जो स्वर किसी राग में यूज किया जाता है बार बार, वो स्वर उस राग का संवादी स्वर कहलाता है। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगी इसमें, फिर कभी 11th क्लास का जो टॉपिक होगा वादी संवादी किसे कहते हैं तो हम उसको डिटेल में करेंगे। अब आते हैं हम अंग पे। अंग क्या होता है कि अंग डिसाइड किया जाता है वादी स्वर से। तो राग मालकोंस का वादी स्वर है म। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अंग कैसे डिसाइड करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी और सा, 8 स्वर हैं। इन 8 स्वरों को आप बराबर बराबर 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। सा रे गा मा 4 स्वर एक तरफ और प ध नी सा 4 स्वर दूसरी तरफ। अब जो पहला भाग है उसको पूर्व भाग कहेंगे और जो दूसरा भाग है उसको उत्तर भाग कहेंगे। अब अगर किसी राग का वादी स्वर पूर्व भाग में आता है यानी कि सा रे गा मा इनके अंतर्गत आता है तो उस राग का अंग माना जाएगा पूर्वांग। अगर किसी राग का वादी स्वर उत्तर भाग में आता है यानी कि प ध नि सा के अंतर्गत आता है तो वो उत्तरांग वादी राग माना जाएगा।
तो अब हम फिर वापस अंग पे आते हैं। राग मालकुंस का अंग क्या है? म वादी है। तो देखो पहले भाग में आएगा सा रे गा मा, तो उसके अकॉर्डिंग इस राग का जो वादी स्वर है वो म स्वर है, तो वो पूर्वांग वादी राग होना चाहिए। लेकिन आप बुक्स में देखेंगे कि राग मालकुंस का जो अंग है वो उत्तरांग वादी माना जाता है। ये रीजन ये है कि कुछ राग ऐसे होते हैं जिनका अंग तो पूर्वांग होता है लेकिन वो माना जाता है उत्तरांग में, या फिर अंग तो उत्तरांग में होता है यानी कि वादी स्वर उत्तर भाग में आता है लेकिन उसको माना जाता है पूर्वांग के अकॉर्डिंग, उसका गायन समय पूर्वांग के अकॉर्डिंग माना जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ राग इस नियम के अपवाद होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग ना होकर उसके उल्टे होते हैं, तो इसी श्रेणी में राग मालकुंस भी आता है। तो इसका अंग वादी स्वर माँ होने के कारण ये पूर्वांगवादी होना चाहिए, लेकिन ये उत्तरांगवादी राग माना जाता है। इसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूंगी, लेकिन मैं उसमें बताऊंगी आप लोगों को ये रागों के समय सिद्धांत में मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कैसे डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आता है आपका गायन समय। गायन समय गायन समय उत्तरांग वादी राग होने के कारण, अब देखो ना, वादी और संवादी यानी कि अंग पूर्वांग और उत्तरांग, उसके अकॉर्डिंग फिर गायन समय डिसाइड, पहले अंग और अंग के बाद गायन समय। अगर किसी राग का वादी स्वर पूर्व भाग में आता तो पूर्वांग वादी राग कहलाएगा और उसका गायन समय होगा दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक के बीच में माना जाएगा। और अगर किसी राग का वादी स्वर उत्तर भाग में आता है तो वो उत्तरांग वादी राग कहलाएगा और उसका गायन समय होगा रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के बीच में माना जाएगा। तो हमने राग मालकुंस का जो गायन समय है वो उत्तरांगवादी होने के कारण इसका जो गायन समय है वो रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के बीच में माना जाएगा। अर्थात इस राग का जो गायन समय है वो रात्रि का तीसरा प्रहर है। उसके बाद आता है अपन न्यास के स्वर। न्यास मीन्स ठहराव, किन स्वरों पर उस राग को गाते बजाते समय उन पर ठहराव किया जाता है। देखिए, ठहराव ऐसे ही नहीं किया जाता, किसी राग में किन स्वरों पर ठहराव किया जाता है उससे उस राग का स्वरूप बदल जाता है। तो राग मालकुंस में जो न्यास के स्वर हैं वो सभी यानी कि 5 स्वरों पर न्यास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सा गा म धा नि सा, सा नि ध म ग म ग सा, इस टाइप से। उसके बाद आता प्रकृति यानी कि नेचर उसकी कैसी है। ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण राग है और गंभीर प्रकृति का राग है। देखो सभी रागों में रस भी होते हैं, किसी में भक्ति रस है, किसी में वीर रस है, किसी में श्रृंगार रस है, किसी में करुण रस है। तो जो राग मालकुंस से श्रृंगार रस से परिपूर्ण राग है और ये गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें ध्रुपद और ख्याल गायन ज्यादा किए जाते हैं, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल आदि गाए बजाए जाते हैं। उसके बाद आता है सम प्राकृतिक राग। सम प्राकृतिक राग का मतलब है समान नेचर वाले राग। कौन सा राग इससे मिलता जुलता राग है? वो है चंद्रकोंस। चंद्रकोंस राग कैसे मिलता जुलता राग है कि राग मालकोंस और चंद्रकोंस इन दोनों के स्वर काफी मिलते जुलते हैं, दोनों में लगभग एक जैसे स्वर लगते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि चंद्रकोंस में नी स्वर शुद्ध लगता है जबकि मालकोंस में नी कोमल लगता है, इसलिए दोनों स्वर वहां से दोनों राग अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है थाट। जो राग मालकुंस है इसके थाट के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। कुछ संगीतज्ञ हैं राग मालकुंस को आसावरी थाट का राग मानते हैं, आसावरी थाट का राग मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भैरवी थाट का राग मानते हैं। लेकिन इसे आसावरी थाट का राग मानना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि आसावरी राग में रे और प स्वर लगते हैं आसावरी राग में, जबकि मालकुंस में नहीं लगते, तो दोनों में समानता नहीं हुई। उसके बाद है आपका दूसरा कारण क्या है कि जो आसावरी राग है उसके आरोह में, आसावरी राग के आरोह में ग और नी स्वर वर्जित हैं, जबकि मालकुंस में ग और नी पूर्ण रूप से लगते हैं। दो रीजन है कि आसावरी थाट का राग नहीं मानना चाहिए। अब हम बताएंगे कि इसे आसावरी थाट का राग ना मान के हम इसे भैरवी थाट का राग क्यों माने। तो भैरवी राग में
रे और प स्वर का प्रयोग तो होता है, भैरवी में होता है रे और प का प्रयोग, लेकिन अल्प रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा उस पर ठहराव नहीं किया जाता राग भैरवी में। अर्थात मैं कहूँगी नहीं के बराबर उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि मालकुंस में रे और प इन दोनों का प्रयोग होता ही नहीं है। दूसरा कारण, दोनों रागों का स्वरूप ना इतना मिलता जुलता है कि अगर राग भैरवी में हम वैसे तो अल्प प्रयोग करते हैं, नहीं के बराबर प्रयोग करते हैं, रे और प पे ठहरते ही नहीं है, आगे वाले स्वर पे जाकर ठहरते हैं। फॉर एग्जाम्पल रे लेंगे तो ग पे ठहरेंगे, रे को बिल्कुल अल्प प्रयोग करेंगे, और प को लेंगे तब प को गाएंगे तो प पे ना ठहर कर हम ध पे ठहरते हैं। इस प्रकार से राग भैरवी में रे और प का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है। और मैं दूसरा कारण बताना चाहूंगी कि भैरवी राग मालकों से इतना मिलता जुलता है इसका स्वरूप कि अगर भैरवी में एक पल के लिए अगर हम रे और प का प्रयोग ना करें तो बिल्कुल मालकोंस राग का स्वरूप प्रतीत होता है। अतः हमें इसे भैरवी थाट का राग मानना चाहिए, ना कि आसावरी थाट का राग मानना चाहिए। उसके बाद आता है आपका स्वर विस्तार, यानी कि इस राग के स्वरों का विस्तार किन किन सप्तकों में करना चाहिए। अलग अलग रागों का जो स्वर विस्तार है वो अलग अलग सप्तकों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राग सोहनी है, उसका तार सप्तक में और मध्य सप्तक में ही उसके स्वरों का विस्तार किया जाता है। तो ये आपका जो राग मालकुंस है, इसमें तीनों सप्तकों में स्वर विस्तार किया जाता है और अच्छा भी लगता है। इसके बाद आते हैं आपके आरोह अवरोह पकड़। आरोह यानी कि रे और प पूर्ण रूप से वर्जित हैं आरोह अवरोह दोनों में, और इसलिए आरोह हो गया सा ग म ध नि सा, अवरोह सा नि ध म ग सा। हम दूसरे प्रकार से भी ले सकते हैं अवरोह सा नि ध म ग म ग सा, पकड़ सा मा। यस, राग मालकुंस में सामा की स्वर संगति भी है। सा मा ग म ध म ग म ग सा ध नि सा मा। कोयलिया बोले अम्बुबाई के डर पर। इस प्रकार से ये फिर इसकी बंदिश शुरू हो जाती है। वो मैं फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, वो फिर आगे देखते हैं आगे की वीडियोस में, पहले थ्योरी उसके बाद प्रैक्टिकल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को राग मालकुंस का शास्त्रीय परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।